हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकांक्षा त्रिपाठी फ्रॉम श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। मैं आज आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट 4 के टॉपिक बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन एस बराबर के लॉग डब्ल्यू के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। और जो ये रिलेशन होता है एस बराबर के लॉग डब्ल्यू, इसको मैं ड्राइव करके भी दिखाऊंगी कि ये रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पर एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन की। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि एंट्रोपी क्या होती है। तो व्हाट इज एंट्रोपी? तो सबसे पहले हम एंट्रोपी को समझेंगे। जो रिलेशन अभी हमने बताया कि S इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू, इसको जो हमें प्रूफ करना है, तो ये रिलेशन किस किस के बीच में है? हम जानते हैं कि ये रिलेशन एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में है। एंट्रोपी को हम S से डिनोट करते हैं और प्रोबेबिलिटी को हम W से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले ये जान लें कि एंट्रोपी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर इसके बाद हम जो रिलेशन है उसको ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन इस टाइप से दे सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी इज आल्सो अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। दिस मीन्स एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि जो अव्यवस्था होती है सिस्टम में, यानी निकाय में जो अव्यवस्था रहती है उसका मापन होता है, यानी कि माप होती है। अब हम प्रोबेबिलिटी को समझ लेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं सबसे पहले लिखूंगी और उसी के साथ ये बताऊंगी कि उसकी डेफिनेशन हम कैसे नोट कर सकते हैं। The probability of occurrence of an event equal to number of favorable cases in which इवेंट ऑक्योर। इसके अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। इसी से हम इसकी डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। जनरली जैसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इन विच इवेंट ऑक्योर एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये फॉर्मूला हो गया। इसको प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है जो कि हम जनरली देखते हैं कि जो सिक्का होता है, यानी सिक्का का एग्जांपल जो उछालते हैं उसको हम देखें तो कॉइन को जब उछालेंगे, टॉसिंग करेंगे, तो हम देखते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल आने पर एक कंडीशन होती है कि अगर आपकी घटना के अनुकूल घटित होती है, मतलब हेड हमें चाहिए है और हेड ही आया, तो वो तो एक कंडीशन हो गई नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब इसके बाद आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस जो रहते हैं, तो हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। ये आपके 2 हो गए, यानी टोटल नंबर आपके 2 रहेंगे। तो सबसे पहले आपकी हेड फाइंड करने की, देन probability that head comes equal to 1/2, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं, जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इन विच इवेंट ऑक्योर, ये क्या है आपका 1 है, यानी हेड आ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर आपके 2 हैं, यानी हेड और टेल, जैसा कि मैंने पहले बताया है। इसी टाइप से आपका नोट कर सकते हैं। देन प्रोबेबिलिटी
that tail comes, ये भी आपका क्या रहेगा 1/2 ही रहेगा। यहाँ पर भी आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस तो वही हैं कि हेड और टेल है, और फेवरेबल केसेस इन विच इवेंट ऑक्योर में क्या आ जाएगा आपका 1, यानी हमें टेल फाइंड करना है तो तब यानी टेल ही आए, तब इस टाइप से हमने ये आपकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर दिया। अब जो रिलेशन था S = K log W, S = K log W, मैंने आपके सामने एंट्रोपी को डिफाइन कर दिया, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर दिया। अब इनके बीच में जो रिलेशन है इसको हम ड्राइव करेंगे। तो ये जो रिलेशन है एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में, इसको 1896 में बोल्ट्जमैन ने एस्टेब्लिश किया था। एंट्रोपी क्या है आपकी थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी, एंट्रोपी आपकी थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी है, और प्रोबेबिलिटी जो है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, यानी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी। अब इसको रिलेशन को हम डायरेक्ट फाइंड करने के लिए कह सकते हैं, पहले इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं बताऊंगी कि किस टाइप से नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि 1896 में बोल्ट्जमैन ने एंट्रोपी यानी कि थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी और प्रोबेबिलिटी यानी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि निकाय में यानी सिस्टम में चेंज इस प्रकार होता है कि वह मोस्ट प्रोबेबल स्टेट प्राप्त करे, और इस समय निकाय में कैसी हो एंट्रोपी मैक्सिमम रहे। अब इसको सॉल्व करने के लिए डेरिवेशन इस टाइप से है, हम यहाँ डाल सकते हैं डिडक्शन यानी कि निगमन। S इज द फंक्शन ऑफ, हम नोट करेंगे कि S किसका फंक्शन है, S इज द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि W। इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद हम ये जो फंक्शन f है इसका नेचर फाइंड करने के लिए टू सिस्टम यानी A और B को कंसाइडर करेंगे। तो हम नोट करेंगे कि B कंसाइडर टू सिस्टम A and B with entropy S1 and S2। अब आपका जो सिस्टम हमने यहाँ पर A और B को कंसीडर किया है तो इसके करेस्पॉन्ड आपकी एंट्रोपी क्या है, S1 है और S2 है। अब ये जो सिस्टम हमने दो अलग अलग कंसीडर किए हैं, इनको यदि हम कंबाइंड कर दें तो टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम व्हेन, यहाँ पर हम बोथ लिख देंगे द टोटल एंट्रोपी ऑफ बोथ द सिस्टम व्हेन कंबाइंडेड कितनी हो जाएगी आपकी, विल बी एस, यानी कि जब हमने सिस्टम को यानी आपकी ए और बी सिस्टम है उनको कंबाइंड कर दिया तो उनकी टोटल एंट्रोपी क्या हो गई, एस इक्वल टू S1 प्लस S2। ये हो गया। अब ये दोनों आ गई जो, इसको दे देंगे हम S इक्वल टू S1 प्लस S2। ये इक्वेशन ए आ गई थी फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, S इक्वल टू S1 प्लस S2 और आपका S इक्वल टू FW। अब इसके बाद हमने जो दो सिस्टम कंसीडर किए थे तो उनकी करेस्पॉन्ड कुछ आपकी प्रोबेबिलिटी भी होगी। तो इफ W1 एंड W2 be the probability of
both the system if W1 and W2 be the probability of two system इसको डायरेक्ट पहले मैं ये नोट करवाऊंगी कि इफ W1 एंड W2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम A एंड B, सिस्टम A and B, then the total probability of both the system when combined क्या हो जाएगा आपका W इक्वल टू W1 इंटू W2। इसको इक्वेशन हम थर्ड दे देंगे। अब जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन नोट की थी S इक्वल टू एफ डब्ल्यू, ये हमने जो इक्वेशन फर्स्ट दी थी यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपका सिस्टम A के लिए भी और सिस्टम B के लिए भी, यानी एंट्रोपी S1 और S2। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट S1 इक्वल टू एफ डब्ल्यू1 एंड S2 इक्वल टू एफ डब्ल्यू2 एंड S इक्वल टू एफ डब्ल्यू। ये जो आपकी S1 बराबर एफ डब्ल्यू1 एंड S2 बराबर एफ डब्ल्यू2 और S इक्वल टू एफ डब्ल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू आएंगे इसको हमारी जो इक्वेशन सेकंड थी जो हमने यहाँ पे पहले नोट करवाई थी S इक्वल टू S1 प्लस S2, इसमें हम पुट कर देंगे। तो अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे डायरेक्ट। तो इक्वेशन आपकी कौन सी थी? S इक्वल टू S1 प्लस S2, ये वाली इक्वेशन थी। इसमें हम वैल्यू रखेंगे जो हमने अभी लिखी है। S इक्वल टू हम रखेंगे एफ डब्ल्यू, S1 इक्वल टू आपका आएगा एफ डब्ल्यू1, S2 इक्वल टू आएगा आपका एफ डब्ल्यू2। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब जो कि हमने देखा है कि W इक्वल टू W1 इंटू W2 था, इक्वेशन थर्ड में लिखवाया था, तो ए वाली वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पे एफ डब्ल्यू के स्थान पर क्या हो जाएगा? एफ डब्ल्यू1 इंटू W2 इक्वल टू एफ डब्ल्यू1 प्लस एफ डब्ल्यू2। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर हम लिख देंगे कि कहाँ से हमने वैल्यू रखी है, इस तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अभी जो हमारी इक्वेशन 5 आ गई है, इसको हम पार्शियली एक बार W1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसके बाद एक बार W2 के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे नाउ पार्शियली डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू W1। W1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा W2 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, और एफ डैश W1 इंटू W2 और कांस्टेंट का यहाँ पर होगा, तो ये वाला W2 जो रहेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? एफ डैश W1। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब इसी टाइप से हम इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? W2 के रिस्पेक्ट में। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट
इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू W2। अब इसको जब हम एक W2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर करेंगे तो W1 आपका कांस्टेंट कहलाएगा, तो W1 ए हो गया बाहर, और F डैश W1 इंटू W2 इक्वल टू F डैश W2 ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन 7 दे देंगे। W1 F डैश W1 इंटू W2 इक्वल टू F डैश W1 ये आ गया आपका इक्वेशन 7। और इक्वेशन 6 क्या था आपका, W2 F डैश W1 इंटू W2 इक्वल टू F डैश यहाँ पर आपका W2 आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने आपका किसके रिस्पेक्ट में किया था, W2 के रिस्पेक्ट में किया था। इसको इक्वेशन 6 दे देंगे। ये इक्वेशन 6 हो गई और इक्वेशन 7 हो गई। अब हम 6 में 7 से डिवाइड दे देंगे, तो इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 7, तो डिवाइड किया तो क्या आएगा, W2 अपॉन W1 बराबर F डैश W1 अपॉन F डैश W2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, W2 F डैश W2 इक्वल टू W1 F डैश W1 इक्वल टू K कांस्टेंट। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले F डैश W2 की, तो F डैश W2 इक्वल टू क्या निकल आएगा आपका, K अपॉन W2 एंड W1 इक्वल टू क्या निकल आएगा, K अपॉन F डैश W1। ये जो हमारी वैल्यू आई है इक्वेशन 8, इसका अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सबसे पहले इसका इस इक्वेशन का करेंगे और फिर इस इक्वेशन का करेंगे। तो F डैश W2 इक्वल टू K अपॉन W2 एंड F डैश W1 इक्वल टू K अपॉन W1। इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर जो इसको इक्वेशन 8 जो मैंने दिया था, इसको इक्वेशन 8, अब इसका इंटीग्रेशन किया तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, F W2 ये चूँकि डिफरेंशियल का साइन लगा है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो डिफरेंशियल का साइन यानी डिफरेंशियल आपको पता है कि कैंसिल हो जाता है। तो फिर F W2 इक्वल टू 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का क्या होता है, log x। फॉर्मूला आपको पता है K, तो यहाँ K log W2 इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा। इसी टाइप से आपका F डैश W1 वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, F W1 बराबर K log W1 प्लस कांस्टेंट। इसको 9 दे देंगे इक्वेशन और इसको 10 दे देंगे। अब चूंकि हमें पता है कि we know that
S2 इक्वल टू FW2 एंड S1 इक्वल टू FW1। तो ये जो वैल्यू हमें पता है इनको हम 9 और 10 में रख देंगे। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 11, या जनरली हम पहले भी इसको नोट कर सके हैं, तो ये इक्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर हम इतना सिर्फ नोट कर देंगे कि वी नो दैट S2 इक्वल टू FW2 एंड S1 इक्वल टू FW1। अब ये वाली जो वैल्यू है इनको हम डायरेक्ट 9 और 10 इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, S2 इक्वल टू K log W2 प्लस कॉन्स्टेंट S1 इक्वल टू K log W1 प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये जो दो इक्वेशन आ गई, तो हम यहाँ पर जो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। K log W2 S1 इक्वल टू K log W1। अब यहाँ पर जो K है, एक कौन सा K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, K इक्वल टू होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। अब इन जनरल फॉर्म, मतलब इनको कंबाइंड फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि बोल्ट्जमैन और एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन आपका क्या आ जाएगा, S इक्वल टू K log W। ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन है इसी को हमें प्रूव करना था। ये आपका लास्ट में हम इसको फाइनल इक्वेशन दे देंगे। ये जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। सो थैंक यू सो मच।